देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2, यानी कि एक्सरसाइज दूसरा हम आज शुरू करेंगे, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 2 में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5, यानी कि कुल मिला के 5 एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। सबसे पहला एक्सरसाइज क्या होगा आपका? परिचय। ठीक है ना, बहुपद का परिचय। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक, फिर हम लोग पढ़ेंगे शेषफल परिमेय, फिर बहुपद का गुणनफल, और उसके बाद से सबसे अंतिम प्रश्नावली क्या होगी? बीजीय सर्वसमीकरण। इस अध्याय का सबसे बड़ा चैप्टर होगा चैप्टर प्रश्नावली 2.5, जिसका नाम क्या है? बीजीय सर्वसमीकरण। ये सबसे बड़ा एक्सरसाइज होगा इसमें का। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या? प्रश्नावली 2.1 में परिचय। ठीक है ना। तो परिचय इसका क्या होता है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखो, किसका परिचय पढ़ना है हमको? बहुपद का। बहुपद का परिचय जानने से पहले सबसे उसका मुख्य बात ये होता है कि हम जानेंगे चर और अचर पद क्या होते हैं। जब तक हम चर और अचर पद नहीं जानते हैं या नहीं जानेंगे, तब तक हम बहुपद को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुपद में हम चर और अचर दोनों का यूज करते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसको जानेंगे इसमें? चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ हम लिखेंगे पहले क्या है? चर। चर को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है। और दूसरा होता है अचर। अचर को बोलते हैं हम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? चर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अचर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है ना। अब इन दोनों को समझने से पहले अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लो चर क्या होते हैं? जितने भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं, हम लोग ऐसे गणितीय रूप में नहीं, ऐसे हम लोग पढ़े हैं क्या? जितने भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं वो सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ठीक है ना। जितने भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं। ये हम पहले पढ़े हैं। ये मैथ की बात भाषा में मैं नहीं बता रहा हूँ। गणितीय रूप में चर का डिफिनेशन कुछ अलग होता है, लेकिन मिलता जुलता उसी से है। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा? वेरिएबल क्या होते हैं? जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं, जैसे मान लो ABCD XYZ PQR, ये सब क्या होते हैं? चर पद होते हैं। क्या होते हैं? चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है ना। और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे मान लो 1 2 3, 10 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। और समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? कांस्टेंट है। अगर हम बात करें इसकी डिफिनेशन की, तो हम लिखेंगे क्या गणितीय रूप में? वह राशि जिनका मान बदलता रहता है। जिनका मान क्या होता है? बदलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वह राशि जिनका मान क्या होता है? बदलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। इसका डिफिनेशन अगर लिखें तो लिखेंगे वह राशि जिनका गणितीय मान, गणितीय क्रिया लिख लो, गणितीय क्रिया में मान बदलता रहता है, बदलता रहता है, चर कहलाता है। ठीक है। वह राशि जिनका गणितीय क्रिया में जो मान होते हैं क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। अब ऐसा कब होता है? यहाँ देखो एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे मान लो x, ठीक है, y p q etc, ठीक है, ये सब क्या है? चर है। अभी हम तुमको पहले बताया
कि जितने भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं, ठीक है ना। गणितीय रूप में इसका डिफिनेशन हमने लिखा कि वह राशि जिनका गणितीय मान क्या होता है, गणितीय जो क्रिया होती है, गणितीय कैलकुलेशन जो करते हैं उनमें उसका मान कभी बदल जाता है। जैसे मान लो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ए का मान जहाँ एक है वो हमेशा एक का मान ए ही लिखेंगे, ऐसा होता है नहीं। हमको आवश्यकता होती है तो ए का मान 0 भी रख देते हैं, और हमको ज़रूरत पड़ता है तो ए का मान 10 भी रखते हैं, ए का मान 4 भी रखते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए का मान हर जगह बदल रहा है, ठीक है ना। तो वही हमने लिखा कि वह राशि जिनका गणितीय क्रिया में जो मान होता है वो हमेशा बदलता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। जैसे हमने लिखा एक्स वाई पी क्यू, ये सब क्या अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स हैं। इनका गणितीय जब क्रिया करेंगे तो उसमें मान हम एक ही जगह सबका एक नहीं रखेंगे, जैसा जहाँ पर हमको मान आवश्यकता, मान की ज़रूरत हो वहाँ पर हम उस मान को रखते हैं। जैसे मान लो अगर हम x बराबर 1 रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि x बराबर 1 ही रखोगे हमेशा, ये कोई ज़रूरी थोड़ी होता है। एक बार x बराबर 2 भी रख दिए, ऐसे बहुत सारे मान मान सकते हैं। वैसे y के भी कंडीशन में वही हो सकता है, p के भी कंडीशन में वही हो सकता है कि p के मान कभी 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, कभी 3 रखेंगे। बात समझ रहे हो। ये होता है क्या, आपका चर। अचर क्या होता है, तो वह राशि जिनका गणितीय क्रिया में मान क्या होता है, फिक्स होता है, मान कभी बदलता नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, अचर। कांस्टेंट क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो अभी हमारा उम्र क्या है, मान लो कि 12 वर्ष, मान लो किसी लड़के का उम्र कितना है, 12 वर्ष, ठीक है। तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। तो उसका मान क्या हो रहा है, बदल रहा है, वो क्या हो जाएगा, चर राशि। क्या हो जाएगा, चर राशि। बस समझ आ रहा है। अगर मान लो अगर हम कहें अचर का एग्जाम्पल देखो, अचर पद मान लो ये क्या है, 4 है, 6 है, 7 है। तो ये 4 है, तो अगर 4 तुम लिख दिए ना तो हमेशा 4 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमारे पास पढ़ रहे हो तो ये 4 है, कहीं दूसरी जगह जाओगे तो 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कहीं भी जाओगे, कहीं भी पता करोगे, अगर 4 लिख के हो हर जगह उसका मान क्या होगा, 4 ही होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें परिवर्तन हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो हमने कहा अचर का डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम, कि वह राशि जिनका गणितीय क्रिया में मान क्या होता है, फिक्स होता है। गणितीय क्रिया में जो मान होता है बदलता नहीं है, हमेशा क्या रहा है, नियत रहता है, ठीक है ना, कांस्टेंट रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर। बात समझ में आ रहा है। अब अगला हमारा टॉपिक होगा पद। क्या होगा, पद। देखो पद क्या होते हैं, ठीक है ना। पद क्या होते हैं, ध्यान दो, हम किसकी बात करेंगे, पद की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो यह है 4x, ठीक है, क्या है 4x, 3y, 4p इत्यादि। बात समझ में आ रहा है। ये क्या है, 4x, फिर 3y, 4p इत्यादि, ठीक है ना। जैसे मान लो और अगर एग्जांपल हम लें तो क्या हो सकता है, y/3, xy/4, और सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो पद की बात में हम कर रहा हूँ। पद कैसे कहते हैं, कौन क्या पद होता है, ये 4 है, ये x है। ये 4 क्या है आपका, चर है, सॉरी अचर है। क्या है, अचर। और जो x क्या है, चर है। 4 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। और यहाँ पर 4x कैसे हुआ है, 4 इंटू एक्स, मतलब एक अचर पद को चर पद के साथ मल्टीप्लिकेशन किया गया है, तो हमको क्या मिल गया है, 4x। यानी कि फिर यहाँ देखो 3 और y के बीच क्या हुआ है, गुणा हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये 3 क्या है, एक अचर पद है, और y क्या है, चर पद है। 4 और p के बीच देखो, 4 क्या है, अचर है, और p क्या है, चर है। तो 4 और p के बीच क्या हुआ है, गुणा हुआ है, ठीक है। मैं क्या बताने वाला हूँ उसको ध्यान सुनना। फिर यहाँ देखो ये y/3 है, ये क्या है, y चर है, ये 3 क्या है, अचर है। तो इन दोनों के बीच क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, भाग हो रहा है। यहाँ पर देखो x y/4, x और y क्या है, चर है,
और 4 क्या है, अचर है। तो इन दो एग्जाम्पल को जब लिए हैं, देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिवाइड। और इसके एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो गुणा और भाग की जब क्रिया होता है ना चर और अचर पद के साथ, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वही पद होता है। क्या होता है, पद। बात समझिए। सिर्फ अगर हम x y z लिखें तो ये कोई पद नहीं है, ये कोई पद नहीं है। चर और अचर पद के साथ गुणा और भाग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। बात समझिए। अब यह एक पद हो गया, यह एक पद हो गया, यह एक पद हो गया, यह एक पद है, यह एक पद है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ। तो पद क्या होता है, जब चर और अचर पद का गुणा और भाग होता है, जो हमें रिजल्ट आता है वही क्या होते हैं, पद होते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, इतना नोट कर लो आप। हमने नोट करके लिखा है कि जब हम पदों को जोड़ते या घटाते हैं तो बीजी व्यंजक प्राप्त होते हैं। अभी हमने बताया पद क्या होते हैं। हाँ, जब एक अचर पद और चर पद को, मतलब अचर और चर को जब हम गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो जो हमें उत्तर मिलता है वही क्या होता है, पद होता है। अब हमने लिखा नोट में कि जब हम पदों को, उन पदों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो हमें उत्तर मिलता है, ठीक है ना, अगर उनको जोड़ दें घटा दें तो वही क्या होता है, एक बीजी व्यंजक होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है 4x या एक पद है, y एक पद है, तो 4x प्लस वाई यह एक बीजी व्यंजक हो गया। फिर हमने लिखा 5z प्लस वाई बाई 2, यह भी एक क्या है, बीजी व्यंजक है। -5x प्लस 2y, यह भी क्या है, बीजी व्यंजक है। देखो जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा भाग नहीं करते इसमें। बीजी व्यंजक कब प्राप्त होता है, जब हम पदों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तब। और पद कब प्राप्त होता है, जब हम चर और अचर का गुणा करते हैं, भाग करते हैं तब। ठीक है ना। एक दूसरे से सब क्या है, संबंध है, एक दूसरे का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब तक पद नहीं समझोगे तब तक बीजी व्यंजक नहीं समझ में आएगा, जब तक चर और अचर नहीं समझोगे तब तक बहुपद नहीं आएगा। बात समझ आ रहा है। तो पद क्या होते हैं, जब हम क्या बोलते हैं, चर और अचर को गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो वो क्या होता है, पद होता है। और हम पदों को जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या मिलता है, हमें बीजी व्यंजक मिलता है। ठीक है ना। जैसे कि हमने लिखा 4x प्लस वाई कामा, यह एक बीजी व्यंजक है। 5z प्लस वाई बाई 2, यह भी एक बीजी व्यंजक है। -5x प्लस 2y, यह भी क्या है, एक बीजी व्यंजक है। इस तरह a बाई 2 - 5b, यह भी क्या है, एक बीजी व्यंजक। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, पदों की संख्या। क्या पढ़ेंगे, पदों की संख्या। हेडिंग दीजिए पदों की संख्या। पदों की संख्या में देखो यार, जैसे मान लो -4x प्लस वाई, ठीक है, -4x प्लस वाई। और दूसरा एग्जाम्पल हम लें, क्या हो सकता है, -4a प्लस 3b, ठीक है, प्लस 4c। अगर और एग्जाम्पल हम लें, -3x प्लस 2y, ठीक है, प्लस 4z प्लस 7। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ध्यान दो। etc। हमने क्या कहा, पदों की संख्या। पद देखो, यह एक अचर है और यह एक चर है, इन दोनों का गुणा हुआ है तो -4x मिला है, तो -4x ये क्या है, पद है। क्या है, पद है। y भी एक क्या है, पद है। यहाँ पर अचर पद क्या है, कांस्टेंट क्या है, 1 है, और y एक ऑलरेडी वेरिएबल है ही, तो 1 में y से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो y मिलेगा, तो यह भी एक पद हो गया। हमने क्या लिखा, पदों की संख्या, यानी कि यह एक पद है, यह एक पद है। इनमें देखेंगे कितने पद हैं, यही ना। तो देखो यह एक पद और यह एक पद, कितने पद हो गए, 2। पदों की संख्या कितना हो गया, 2। कोई दिक्कत इसमें, तो पदों की संख्या इसमें क्या हो जाएगा, 2।
कोई दिक्कत? अब पद अगर पूछे कि पद कितने हैं, ठीक है ना, अगर हम बोले पद कि कौन कौन पद हैं, तो -4y यह एक पद है और +y यह एक पद है। बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन कितने पदों की संख्या है, तो 2 पद है। कितने पद है? 2। एक -4x और दूसरा क्या है? y। ठीक है, ऐसे इसमें देखेंगे कितने हैं, 1 2 और 3। कोई दिक्कत इसमें? और कभी भी पदों को लिखना होता है उनकी संख्या के साथ, तो हम चिन्ह के साथ लिखते हैं, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें तो लिखेंगे क्या, -4a कामा +3b कामा और +4c कामा। बात समझे? अब इसमें कितने पद हो रहे हैं, 1 2 और ये 3। बात समझे? फिर यहाँ देखो -3x + 2y + 4z + 7 में पदों की संख्या बताओ। तो वैसे पदों की संख्या बस काउंट कर लो, 1 2 3 4। और कौन कौन से पद हैं, इसको लिखने का बेहतर तरीका यही होता है, आप लिखो यहाँ पर पूरा स्पष्ट तरीके से, -3x कामा फिर +2y कामा फिर +4z कामा और प्लस का 7। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, कितने पद हो गए, 1 2 3 और ये क्या है, 4। कहोगे सर यहाँ पे चर पद कहाँ है? हाँ, आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा तो मैं बता रहा हूँ कि सर यहाँ पर आप कहे पद क्या होते हैं। अभी आपने बताया एक चर होता है और दूसरा अचर होता है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का अगर मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, तो आपको एक मिलेगा क्या, पद। तो यहाँ पर तो सर वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो कैसे यह एक पद हुआ? यह पद हुआ। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे? देखो यहाँ पर -3x प्लस का 2y प्लस का 4z और प्लस का 7 दिया है ना, यही नहीं है आपका एग्जाम्पल। अभी आप पिछले क्लास में पढ़े हो या कक्षा 8 में बताया गया आपको क्या, कि x⁴ इज इक्वल टू 1। x⁴ इज इक्वल टू 1 या a⁴ इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर किसी चर पद के ऊपर पावर कितना दिया हो, 0 दिया हो, उसका मान कितना होता है, 1। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई चर पद दिया हो, उसका अगर पावर कितना दिया हो, 0, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो वहाँ से हम इसको नहीं वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे कि सर तब तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, -3x प्लस का 2y प्लस का 4z अब प्लस का 7, हाँ, और इनटू यहाँ पर क्या है, मान लो z ABCD कुछ भी मान लो, x ही मान लेते, x⁴, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, x⁴ क्या, 0, यानी x⁴ का मतलब कितना, 1। 1 × 7 बराबर कितना, 7। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं। इसे मान लो 4x + 2y - 7। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 3। हमने कहा पदों की संख्या कितनी होती है, 3। फिर अभी हमने पद तुमको बताया कि पद क्या होता है, उससे बेसिक तरीका कोई नहीं बताएगा पद क्या होता है। पद क्या होता है, एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो, उनका आपस में गुणा हो या डिवाइड हो, वही क्या होता है, एक पद होता है। बात समझे? जैसे कि 4 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, दोनों का गुणा हो रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है, एक पद मिल रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर सर जो 7 है, ये पद में कैसे हो सकता है? ये इसके साथ सिर्फ क्या है, एक कांस्टेंट है, 7 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल तो है ही नहीं, तो इसको वेरिएबल के रूप में हम लिख सकते हैं। इसको कैसे, 4x प्लस का 2y माइनस का 7 × x⁴, कोई दिक्कत? और x⁴ का मतलब क्या होता है, 1। तो x⁴ के जब 1 लिखोगे तो 7 × 1 होगा, तो 7 में 1 से गुणा करो तो 7 नहीं मिल जाएगा? तब यह पद हुआ कि नहीं हुआ, पद हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से आप पदों की संख्या को फाइंड आउट कर सकते हो कि पदों की संख्या किसी बीजीय व्यंजक में कैसे होते हैं या कितने होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार?
इसमें कोई दिक्कत है? आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक हमारा है गुणांक, ठीक है ना। और किसका गुणांक? बीजीय व्यंजकों का गुणांक, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ध्यान से, पहला एग्जाम्पल क्या है? 4x² + 5x, 4x² + 5x। अगर इसमें तुमसे कोई पूछ दे कि 4x² + 5x में इन बीजीय व्यंजकों का गुणांक बताओ, तो जब कह दे गुणांक बताओ तो सभी बीजीय व्यंजकों के गुणांक बताओ, जितने उसमें पद है ना सबके गुणांक बताओ। अगर उसमें कंडीशन दे रखा है कि x का गुणांक बताओ, x² का बताओ, y का बताओ या y² का बताओ, a दिया है तो a का बताओ। अगर उसमें कोई कंडीशन देता है तब तो उसका सिर्फ बताओ, अगर कंडीशन नहीं देता है तो सबका बताओ, ठीक है ना। तो हम क्या अभी सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि गुणांक कैसे बताते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल है 4x² + 5x में गुणांक क्या होते हैं अगर लिखेंगे हम, तो यहाँ x² का गुणांक क्या है? +4 है। क्या है? प्लस का 4। कोई दिक्कत? मतलब एक चर पद के साथ अचर पद जो होता है वही उसका क्या होता है? गुणांक होता है। अगर चर पद के साथ जो अचर पद है उसके साथ सम्मिलित है वही उसका क्या होगा? गुणांक होगा। क्या होगा? गुणांक होगा। बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर यह अचर पद है ना, इसके साथ में क्या है? अचर पद 4 है, वो उसका गुणांक हो गया। मतलब जिसके साथ उसका गुणा हुआ है, सीधी सी बात, ठीक है ना। अगर इसमें देखेंगे हम, x का गुणांक क्या हो जाएगा? x का गुणांक क्या हो जाएगा? +5। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? हम प्रश्नावली में हल करेंगे, हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, एक बीजीय व्यंजक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें बताइए कि x² का गुणांक कौन है, y का गुणांक कौन है, p का गुणांक कौन है, x का गुणांक कौन है। तो जब तक ये समझे नहीं रहोगे उसमें आएगा ही नहीं। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनो। अगला बीजीय व्यंजक है हमारा 6u⁴ + 5u⁴ -4u⁴2 -3u⁴2 फिर +2u + 7। इसमें हमको बताना है कि कौन किसका गुणांक है। बात समझ आ रहा है? ध्यान दो यहाँ पर अगर हम u⁴ का गुणांक अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? +6। कोई दिक्कत? फिर u³ का गुणांक अगर हम निकालें क्या हो जाएगा? +5। u² का अगर गुणांक हम लिखें तो क्या होगा? -4। हम प्लस इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुमको आदत बनी रहे प्लस कहने के साथ, मतलब चिन्ह के साथ लिखने का। और जब चिन्ह के साथ लिखोगे तब माइनस लिखोगे ही लिखोगे, इसलिए हम प्लस वाले को भी प्लस लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो u² का गुणांक कितना होता है? -4। फिर क्या इसमें दिया है? यहाँ पर भी क्या है? u² ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जानते हो क्या करो? 2 बार क्यों लिखते हो? यहाँ पर ऐसे कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर u का गुणांक क्या हो जाएगा? u का गुणांक क्या हो जाएगा? -3। अब देखो सर, अगर यहाँ पर कैसे होगा? ये पद थोड़ी है, पद है। अभी हमने बताया तुमको 7 को आप लिख सकते हो u⁴0। कोई दिक्कत? हाँ, तो यहाँ पर u0 का गुणांक कितना हो जाएगा? 7 +7। यह चर हो गया और चर के साथ जिसका गुणा हुआ है वही उसका क्या होगा? गुणांक होगा। तो u0 का गुणांक किसका हुआ है? 7 के साथ। तो u0 का गुणांक क्या हो जाएगा? +7। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, इसको नोट कीजिए। अगला हमारा आप टॉपिक होगा क्या बोलते हैं? बहुपद। क्या होगा? बहुपद। बहुपद पर जाने से पहले इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जानना चाहिए, तब जाकर तुमको बहुपद समझ में आएगा, ठीक है। अब हेडिंग दो क्या? बहुपद, इट मीन्स पॉलिनोमियल। इधर देखिए, बहुपद में सबसे अंतिम 2.1 एक्सरसाइज में सबसे अंतिम जो हमारा टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण जिसको हमको इस अध्याय में पढ़ना है वो क्या है? बहुपद, यानी पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। अब इस बहुपद क्या होता है?
हमने लिखा ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। कोई ऐसा बीजी व्यंजक हो जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और सभी पदों की घात, घात समझ रहे हो ना, पावर, एक्सपोनेंट जो का चार साथ में पढ़े हो और इसमें पावर पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो पदों की घात एक क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद। कह रहा है जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और सभी पदों की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या, उसे क्या बोलते हैं, बहुपद। अगर वह पूर्ण संख्या नहीं होता है, बहुपद में है, पद है उसके पास, लेकिन उस पद का अगर घात पूर्ण संख्या में नहीं होता है तो उसे हम बहुपद नहीं बोलेंगे। बात समझे। यानी कि एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक पद हो या एक से अधिक भी पद हो सकते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, जो उसका घात है ना, जो उसका पावर होगा वह एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए। अब क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या अपूर्ण संख्या में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वह पूर्ण संख्या में होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे कि वह एक बहुपद है। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 4y² - 2y, इसमें देखो यह एक पद, दो पद, एक या एक से अधिक पद है कि नहीं है, इसमें है। दूसरा कंडीशन कि जो चर पद है ना उसका जो घात है वह पूर्ण संख्या, तो ये जो दो है ना, घात कितना है, दो, तो यह एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। यह क्या है, पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, जो पूर्ण संख्या जानता है उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल में हम बात करें, यहाँ देखो -6u³ प्लस 2u² प्लस 4u³ और प्लस का 8, यह क्या है, एक बीजी व्यंजक है। एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और साथ ही सभी पदों के जो घात होते हो क्या हो, पूर्ण संख्या में। अब चेक करते हैं कि इसके जो घात है वो पूर्ण संख्या में है कि नहीं है। तो घात क्या है, -6u³ का घात क्या होगा, 3, यह पूर्ण संख्या है कि नहीं है। वैसे 2u² है, इसका u² का घात क्या है, 2, यह पूर्ण संख्या है कि नहीं है। u⁴ इसका घात कितना है, 1, यह पूर्ण संख्या है कि नहीं है। 8 कितना है, जैसे यहाँ पर भी तो घात एक ही है ना, बात समझ में आ रहा है। इसे लिखोगे 8 × u⁴, तो u⁴ का घात कितना हुआ, एक ही तो हुआ। हाँ, तो यहाँ देखो इस सभी के सभी जो बीजी व्यंजक हैं यहाँ पे पद हैं, उन सब का घात क्या है, एक पूर्ण संख्या में है। तो ये सब क्या है, एक बीजी, क्या बोलते हैं, एक बहुपद है। अगर एग्जाम्पल में एक और आ जाए, जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर 3 ले लो, -4x⁴, ठीक है, प्लस 2yx, क्या यह एक बहुपद है कि नहीं है, क्या यह एक बहुपद है कि नहीं है। तो पहले डिफिनेशन याद होना चाहिए तुमको कि एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक, एक पद, दो पद, अधिक पद है। दूसरा कंडीशन भी उसको मानना पड़ेगा तभी वो कहलाएगा। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि सभी पदों की जो घात है वह एक पूर्ण संख्या में। तो इस -4x² का जो घात है वो कितना है, 2 है कि नहीं है। तो यह एक पूर्ण संख्या है। तो इस पद का घात तो देख रहे हैं कि एक पूर्ण संख्या में है। अब इसको भी चेक करते हैं, यह कितना दिया है, 2/x, इसका घात 2/x को क्या लिखोगे, 2 × x⁻⁻1, यही ना। हम बता चुके हैं पहले कि जब हर से अंश में जाता है जो उसका पावर होता है क्या होता है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव में हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव में हो तो नेगेटिव। तो अगर इसको घात के रूप में लिखेंगे तो हर है अंश में जाएगा ना, तो 2 × x होगा, तो इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, और ऊपर जाएगा तो -1 होगा। अब देखो -1 पूर्ण संख्या है, नहीं, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यह एक बहुपद नहीं है, यह बहुपद है, यह बहुपद नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह बहुपद है। बहुपद में जो पूर्ण संख्या होती है क्या बोलते हैं, जो पदों की घात है वो पूर्ण संख्या होती है तभी वो बहुपद होगा। तो ये -1 पूर्ण संख्या नहीं है।
अगर इसी टाइप के दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लो 2x² प्लस का 3y³ माइनस 4x⁴ कोई पूछे ये बताइए, या तुम्हारे एग्जाम किताब में दे दे प्रश्न कि ये बताइए ये बहुपद है कि नहीं है, तो पहले चेक करो इसमें एक या एक से अधिक पद है कि नहीं है। एक या एक से अधिक पद है ना इसमें, बात समझ आ रहा है। उसके बाद दूसरा चेक करो कि सभी जो पद हैं उनके जो घात हैं वो पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो 2x² का जो पद है इसका घात कितना है 2, पूर्ण संख्या है। इसका घात कितना है 3, यह भी पूर्ण संख्या है। लेकिन 4x⁴ है, तो 1/2 कोई पूर्णांक पूर्ण होता है, पूर्ण संख्या होती है नहीं। तो 4x⁴ जो है यह एक पूर्ण संख्या में इसका घात नहीं है, तो यह एक बहुपद नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे। अब सीधी सीधी मतलब यह समझ जाओ कि अगर किसी भी बहुपद का, मेरी बात सुनो है लड़के, किसी भी बहुपद में उसका बीजी व्यंजक दिया हो, उस बीजी व्यंजक में किसी भी पद का अगर घात माइनस में दिया हो या बटा के रूप में दिया हो, वह बहुपद नहीं होगा। सीधी सी बात, इतना याद नहीं रहता है आपको तो एक बात याद रखो, किसी भी पद का अगर घात माइनस में दिया हो, उसके बाद से किस में दिया हो, बटा के रूप में दिया हो, वह कभी बहुपद नहीं होगा। वह कभी बहुपद, किसी भी पद का अगर घात माइनस में दिया हो या उसका घात बटा के रूप में दिया हो, वह कभी बहुपद नहीं होगा। बात समझे, नोट कर लो।